हाय। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज। अब ड्यू डेट्स और अपडेट की चिंता से हो जाएं बिल्कुल मुक्त, क्योंकि टैक्स गपशप लाया है आप सभी के लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए ड्यू डेट और अपडेट रिमाइंडर, जिससे आप जान सकते हैं उस मंथ की सभी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स और अपडेट, वो भी अपने लोगो और बिजनेस डिटेल के साथ, जो कि आपकी ड्यू डेट को याद रखने की चिंता से तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट्स या फिर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को भी रिमाइंड करा सकते हैं अपकमिंग ड्यू डेट्स बाय शेयरिंग इट थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, लिंक्डइन, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो कि हमारे बिजनेस को भी ग्रो करेगा, वो भी मल्टीपल टाइम्स। तो देर किस बात की है, आज ही नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और सब्सक्राइब करें और हो जाइए आज से ड्यू डेट और अपडेट की चिंता से कंप्लीटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मुतपनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। थंबनेल में बिल्कुल आपने सही देखा। आज इसके बारे में हम डिटेल में जो है चर्चा करेंगे। टिल 10 इस शुरुआत से लेकर एंड तक जो है हर एक एक्सपेक्ट को हमें ध्यान से कवर करना है, तो बने रहिए। तो और मूव करते हैं, शुरू करते हैं इस चर्चा को और मूव करते हैं स्क्रीन पे। ये जो टैक्स ऑडिट का अभी समय चल रहा है, इसमें हमें ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस समय में एक क्वेश्चन अराइज होता है हम सबके आगे कि अगर हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 6%, 8% से कम है, एज द केस में भी जो हमारी 44 AD की लिमिट होती है, इससे हमारा प्रॉफिट जो है कम है, तो क्या हमें टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है या नहीं है? ये क्वेश्चन जो है निकल के आता है। इसके रिगार्डिंग जो है, जब हमने पूलिंग करी तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज आए। कोई कहते हैं कि कराना होगा, कोई कहते हैं कि नहीं कराना। राइट। तो इसके रिगार्डिंग में डिटेल में डिस्कशन करना मुझे लगा कि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि ये जो क्वेश्चन हमारा अराइज हो रहा है, ये हाँ, अगर हमारा प्रॉफिट 3%, 4%, 5% लॉस का केस है, प्रॉफिट कम है, तो हमें क्या ये मैंडेटरी हो जाता है टैक्स ऑडिट? और होता है तो कौन सा प्रोविजन हमें जो है ये मैंडेटरी कर रहा है, उसका कौन सा क्लॉज हमें हमारे लिए टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी कर रहा है? और अगर नहीं है मैंडेटरी, अगर नहीं है मैंडेटरी, तो किस वजह से नहीं है? इसको आज हम इस वीडियो में जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लिमिट्स को भी समझेंगे कि क्या क्या फर्दर लिमिट जो है अलग अलग केसेस में 50 लाख, 1 करोड़, या हम कहें 2 करोड़ की लिमिट कहाँ है, 10 करोड़ की लिमिट कहाँ है। इसको ना प्रॉपरली समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से। राइट। तो इसको वन बाय वन लेके चलते हैं कि हमारा सेक्शन 44A(B) क्या कहता है, रीड विद सेक्शन 44A(D) क्या कहता है। दोनों को लेके चलेंगे, इसका कोरिलेशन बना के चलेंगे, और हमारी जो ये प्रॉब्लम है जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसको क्लियर आउट करेंगे, ताकि ये पूलिंग जो है एक ही डिसीजन जो है आफ्टरवर्ड सबका बने कि ऑडिट होना है या फिर ऑडिट नहीं होना। इस सिचुएशन में मान लेते हैं 3%, 4% प्रॉफिट है, राइट, और तो हमारा ऑडिट होना है या नहीं होना। इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे सेक्शन की ओर, सेक्शन को समझेंगे, दोनों सेक्शन कह क्या रहे हैं उसको जो है पहले जो है डिटेल में समझेंगे। राइट। तो मूव करते हैं सबसे पहले सेक्शन की ओर। सेक्शन हमारा हमारा सेक्शन 44A(B), राइट। ये फाइनेंस एक्ट 2022 तक अपडेटेड वाले की बात कर रहे हैं हम। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस और प्रोफेशन। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या रहता है। यहाँ पे एवरी पर्सन, सबसे पहले किसके ऊपर इम्प्लीकेशन है? एवरी पर्सन। तो इनकम टैक्स के एक्ट में जो पर्सन की डेफिनेशन है, सेक्शन 2 डिफाइन करता है, वहां पे हमारा पर्सन, इंडिविजुअल, LLP, फर्म्स, ये सारी हमारी कंपनी वगैरह कवर हो जाती है। तो हम पहले ये नहीं कहेंगे कि हम किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एवरी पर्सन लिखा गया है। उसके बाद इसके जो ABCDE हैं, इनको वन बाय वन क्लियर करते हैं। राइट। जो इसमें फर्दर चेंजेस हैं वो भी लेके चलेंगे, फिर उसको कोरिलेट करेंगे एक बार 44AB से। इसको हम थोड़ा सा स्पीड मोड में करेंगे, राइट, ताकि हमें कम टाइम में ज्यादा हमारा क्रक्स पार्ट जो है निकल के आ जाए, और हमारे को जो सॉल्यूशन जिसके हम बात कर रहे हैं कि हमारे लिए टैक्स ऑडिट होनी है या नहीं होनी, विद रीजंस
हम क्लैरिफाई कर पाए कि होनी है कि नहीं होनी। सबसे पहले कहता है कैरिंग ऑन द बिजनेस, तो ये वाला केस बिजनेस के लिए है। पॉइंट नंबर ए बिजनेस के लिए है। कब होगा? जब सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट जब है एक्सीड हो जाएगी 1 करोड़ रुपए से। ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन ये कहता है कि जो हम साथ साथ इसको लेके भी चलेंगे इसी फॉर्म में, बिल्कुल इजी कर देंगे इसको हम, ताकि हमारे को तो हमें फर्दर कोई भी दिक्कत ना आ रहे। 44 ए भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका क्लॉज नंबर ए क्या कह रहा था कि बिजनेस के केस में बात कर रहा था वो, राइट? बिजनेस के केस में, ठीक है, अभी यहाँ पे प्रोफेशन कवर नहीं है, यहाँ पे बिजनेस की बात कर रही है। तो बिजनेस में क्या हो रहा है? बिजनेस में उसने कहा कि अगर सेल्स ग्रॉस रिसीट वगैरह कितनी एक्सीड हो, 1 करोड़ से ज्यादा की हो, राइट? तो यहाँ पे वो कहता है क्लॉज नंबर ए जो है कहता है कि टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। अब इसका प्रोवाइजो पढ़ते हैं। इसका प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट इन केस पर्सन, जहां पे जिसकी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रिसीट्स, रिसीट्स वर्ड को ध्यान में रखना है यहाँ पे, इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश। ठीक है ना, रिसीट जो है इन कैश, जो जो मेन वर्ड है वो हाईलाइट करके चल रहे हैं, डज नॉट एक्सीड 5%। ठीक है, कितने से ज्यादा ना हो? 5% से ज्यादा ना हो। एंड यहाँ पे एंड लिखा है, मतलब दोनों कंडीशन, दोनों प्रोवाइजो सेटिस्फाइड होंगे। तो दूसरा प्रोवाइजो कहता है कि पेमेंट्स, ऑल द पेमेंट्स इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर, यहाँ पे वर्ड ध्यान में रखना है, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर इन कैश ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5%। दोनों का जो है कैश में ही है और दोनों की लिमिट 5% ही है। अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड दोनों जो है 5% से एक्सीड अगर नहीं कर रहे, यहाँ पे प्रोवाइजो, इसमें प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो कहता है कि अगर जो कैश रिसीट्स है और कैश पेमेंट है, जो ये दोनों 5% से कम है, ये दोनों 5% से कम है, तो क्या होगा? तो हमारे उस केस में क्या रहेगा? उस केस में क्या है कि ये जो 1 करोड़, जो ऊपर 1 करोड़ लिखा था यहाँ पे, इसको क्या माना जाएगा? 10 करोड़ माना जाएगा। उस केस में लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी? अगर हमारे कैश के खर्चे, कैश की रिसीट जो है 5% से कम है, तो ये 10 करोड़ जो है, और जो ये 1 करोड़ है वो 10 करोड़ बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या निकल के आया? अगर कैश पेमेंट और कैश रिसीट 5% से नीचे है, तो उस केस में ऑडिट की लिमिट कितनी हो गई? 10 करोड़। 10 करोड़ से एक्सीड होगा तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कराना पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर ए कहता है। इसमें प्रोवाइजो फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्रोवाइजो ऑफ दिस क्लॉज पेमेंट और रिसीट एज अ केस में बी बाय द चेक ड्रॉन ऑन एनी बैंक बाय ड्राफ्ट इज नॉट अकाउंट पे चेक। ठीक है, अकाउंट पे चेक नहीं होना चाहिए, शैल बी डीम्ड टू बी द पेमेंट और रिसीट एज द केस में बी इन कैश। अगर वो अकाउंट पे चेक नहीं होना चाहिए, मान लो आपने बेरर चेक दे दिया, तो वो कैश में ही इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। सेकेंड पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर बी कहता है कैरिंग ऑन द प्रोफेशन। इसमें किसको कवर करा गया? प्रोफेशन की बात यहाँ पे करी गई है। तो हम पॉइंट नंबर बी में आते हैं। पॉइंट नंबर बी हमारा कहता है प्रोफेशन। प्रोफेशन, यहाँ बिजनेस की बात नहीं कर रहा, यहाँ बात कर रहा है प्रोफेशन की। ठीक है, अब प्रोफेशन के लिए क्या कहता है? आइए एक्ट में चलते हैं दोबारा से। प्रोविजन कहता है इफ द ग्रॉस रिसीट इन प्रोफेशन एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर। तो प्रोविजन सीधी सीधी बात करता है कि अगर आपकी ग्रॉस रिसीट प्रोफेशन में ग्रेटर देन 50 लाख है, तो आपके लिए ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। सीधी सीधी बात करता है और कुछ नहीं कहता, ये सिंपल सा है। बी पॉइंट तो सिंपल हमारा कहता है। पॉइंट नंबर सी फिर दोबारा से प्रोफेशन का आ गया, ये प्रोफेशन, ये सॉरी बिजनेस का आ गया। पॉइंट नंबर सी हमारा बिजनेस का आ गया। क्या कहता है? कहता है अगर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस आर डीम्ड टू बी प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44 ए, 44 बी, 44 डबल बी और 44 ट्रिपल बी, ये 3 सेक्शन में डीमिंग इफेक्ट की वजह से जो है हम प्रॉफिट जो है हमारा इवेल्युएट हो जाता है। मैं एग्जांपल के लिए एक रेफरेंस के लिए लेके चलते हैं, ठीक है, 44 ए में चलते हैं। तो 44 ए हमारा सीधा सीधा क्या कहता है? वो स्पेसिफिक प्रोविजन है, ये हर एक में एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे ये होता है प्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग गुड्स कैरेजेस के केस में, ऐसे ही एक जो नेक्स्ट है वो मिनरल ऑयल में होगा, उससे नेक्स्ट वाला जो है प्रोजेक्ट के केसेस में होगा। तो इन्हीं केसेस में जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप सीधा सीधा जो है वहां पे आपको
पूरा जो है सेक्शन 2843 के अकॉर्डिंग जो है नहीं चलना, आप सीधा सीधा जो है डीम्ड बेसिस पे जो है वहां पे एज पर जैसे यहाँ पे सबसेक्शन 2 में जो बताया गया है उस बेसिस पे जो है आप अपना प्रॉफिट निकाल के जो है वहां पे टैक्स पे कर सकते हो। ये एक रियायत दी गई है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे रियायत दी गई है, लेकिन उस रियायत पे अमाउंट जो निकल के आएगा, राइट, उस रियायत से जो अमाउंट निकल के आएगा, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि 44 ए ने ए के हिसाब से जो है अमाउंट निकल के आया 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए जो है इनकम निकल के आई और 5 लाख रुपए पे हमें टैक्स देना है। तो लेकिन एसएससी कहता है नहीं जी, मेरा तो प्रॉफिट 4 लाख रुपए है, मेरा प्रॉफिट 4 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए नहीं है। तो उस केस में अगर वो क्लेम करता है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो लोअर है, जो डीम्ड प्रॉफिट है उससे भी कम है, जो डीम्ड प्रॉफिट कितना हमारे एग्जाम्पल में था 5 लाख, उससे भी कम है, तो वो कहता है ठीक है जी हम मान लेंगे, लेकिन ऑडिट करवा लो। पॉइंट नंबर डी इतनी सी बात करता है कि वो सीधा सीधा कहता है कि अगर आपके लिए जो है, अगर आप क्लेम कर रहे हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो कम है, जो डीमिंग प्रॉफिट आ रहा है उससे कम है, तो कहता है ठीक है मान लेंगे आपका प्रॉफिट जो है डीमिंग प्रॉफिट जो हमने एग्जांपल में लिया 5 लाख, उससे भी कम है, हम कहते हैं 4 लाख है, तो कहते हैं ठीक है 4 लाख को भी मान लेंगे, लेकिन आप क्या करो कि इसके लिए प्रॉफिट जो है अपनी ऑडिट करवा लो। तो सेक्शन ये किस केस में लग जाएगा, 44 जो है ए जो है ए ई के केस में लग जाएगा, 44 डबल बी और 44 ट्रिपल बी के केस में अगर हम कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है इससे भी जो हमारा बन रहा है उससे कम है, एक्चुअल प्रॉफिट हमारा उससे कम है, तो वहां पे वो गवर्नमेंट कहती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप कम क्लेम कर लो लेकिन ऑडिट करवा लो, तो वहां पे ऑडिट जो है मैंडेटरी कर देती है। पॉइंट नंबर डी किस लिए है, पॉइंट नंबर डी प्रोफेशन के लिए। दोबारा से प्रोफेशन देखो, पहला वाला आया बिजनेस के लिए ए नंबर, बी आया प्रोफेशन के लिए, सी आया फिर बिजनेस के लिए, डी आया दोबारा से प्रोफेशन के लिए। डी प्रोफेशन वाला क्या कहता है, वो कहता है अगर आपका 44 एडीए में जो प्रॉफिट है, जो वहां पे डीमिंग प्रॉफिट दिखाना होता है एडीए में कितना होता है, वहां पे 50% होता है, हमें कम से कम 50% प्रॉफिट 44 एडीए में हम जो है प्रिजम्पटिव इनकम में दिखा सकते हैं, और हम सीधा वहां पे अपनी जो है हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स की भी जरूरत नहीं है, हम उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं हमारा प्रॉफिट जो है 50% से कम है, तो वहां पे हमें जो है ऑडिट करानी पड़ेगी। प्रॉफिट का दो दो प्रोफेशन के दो हैं, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर बी जो है वो अमाउंट की बात करता है कि 50 लाख से ऊपर है तो ऑडिट करवा लो। पॉइंट नंबर डी जो है वो परसेंटेज की बात करता है कि 50% से कम है तो ऑडिट करवा लो। यहाँ पे भी यही बात लिखी है कि प्रोफेशन के केस में अगर हम कहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है प्रोफेशन का वो डीमिंग प्रॉफिट से भी कम है, लोअर है, तो उस केस में जो है हमें ऑडिट करानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर डी सिर्फ इतनी सी बात करता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको भी। प्रोफेशन के केस में हमारा क्या था कि अगर हम कहते हैं कि हमारा 50% 44 एडीए की जो लिमिट है उससे हमारा हम कहते हैं कि कम है, हमारा हमारा 40% है, तो हम वो कहेगा ठीक है आप ऑडिट करवा लो। ठीक है ना, तो ये पॉइंट नंबर डी जो है निकाल के देता है। अब हमारा आ जाता है मेन पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है वो मेनली इस पॉइंट को जो है मद्देनजर रखते हुए है। ये किस लिए है, पहली बात है ये बिजनेस के लिए, ये पॉइंट नंबर बिजनेस के लिए है। कहता है कैरिंग ऑन द बिजनेस शेल इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 एडी सबसेक्शन 4 आर एप्लीकेबल। कहता है अगर आपके ऊपर सेक्शन 44 एडी सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल है, अगर सेक्शन 44 एडी सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल है एंड इनकम एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, क्या होता है वो 2.5 लाख रुपए, राइट, तो उस केस में भी ऑडिट कराना पड़ेगा। इनकम एक्सीडिंग मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स जो है 2.5 लाख होता है, हम मान के चलेंगे कि हमारा जो है निकल के 2.5 लाख से ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रोविजन को हम सिंप्लीफाई जितना करेंगे उतना इजी हो जाएगा हमारे को समझने के लिए, इसलिए हम मानेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो जो है 2.5 लाख से ऊपर ही है, राइट। अब हम ये देखना रह गया कि हमारे ऊपर 44 एडीआर एप्लीकेबल होता है, और अगर हो जाता है 44 एडी सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल हो गया तो हमें ऑडिट कराना पड़ेगा, राइट। अब ये 44 एडी सबसेक्शन 4 क्या कहता है,
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। इसमें मूव करते हैं। इसकी जब चर्चा करी है तो लोगों का बहुत ज्यादा जो है कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज जो है निकल के आए हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी रीजनिंग में जाना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। 44 एडी सबसेक्शन 44 एडी क्या बात करता है? ये हमें 6% 8% वाली बात करता है कि हमारा बिजनेस है, हम 6% 8% जो है प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो है अपनी इनकम दिखा के हम जो है क्लेम कर सकते हैं, हमें अदर सेक्शंस की जो है डिडक्शंस नहीं मिलेगी। आइए चलते हैं, मूव करते हैं 44 एडी में और वहीं से समझते हैं कि ये सेक्शन क्या कहना चाह रहा है। 44 एडी की हम अगर बात करें तो ये क्या था? स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन फॉर बिजनेस, ठीक है ना, बिजनेस के लिए है ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। ये सीधा सीधा क्या बात करता था कि आप 8% जो है प्रॉफिट दिखा दो और उसके हिसाब से जो है अपना तो उसको डीमिंग प्रॉफिट मान लेंगे, और 8% को 6% कब का आ जाएगा? जब जहां पे आपकी जो ट्रांजेक्शंस है वो बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट के थ्रू होगी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू होगी, बैंक अकाउंट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू होगी, उस केस में जो ये 8% है उसको 6% मान लिया जाएगा। सबसेक्शन 2 क्या कहता था कि डिडक्शन जो है सेक्शन 30 से 38 तक वो मान लिया जाएगा कि वो डिडक्शन मिल गई है और फर्दर कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता था, मतलब सेक्शन 44 एडी का सबसेक्शन 3 क्या कहता था? वो कहता था कि ये भी मान लिया जाएगा कि डेप्रिसिएशन भी इसमें आपको मिल गया है, ठीक है ना। फर्दर सीधी सी क्रक्स है कि आपका 6% 8% जो है आप प्रॉफिट मान के उसके ऊपर टैक्स दे दो। अब आता है मेन बात, जो हमारा पॉइंट नंबर जो है सेक्शन 44 एडी का सबसेक्शन 4 है। ये क्या कहता है? इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमें बताएगा कब कब टैक्स ऑडिट होनी है, कब कब नहीं होनी। 6% से कम है, 8% से कम है तो टैक्स ऑडिट होनी है कि नहीं होनी, तो इसको समझते हैं। कहता है वेयर इज द एलिजिबल एसएससी। एलिजिबल एसएससी कौन है? यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एलिजिबल एसएससी वही इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, रेजिडेंट, ठीक है, उन सबको एलिजिबल एसएससी कहा गया है, राइट। यहाँ पे किसको एक्सक्लूड किया गया है? एलएलपी को एक्सक्लूड किया गया है। तो एलएलपी क्या नहीं ले सकता? 40 एलएलपी 44 एडी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि एलिजिबल एसएससी की डेफिनेशन से ही बाहर है एलएलपी, ठीक है ना। और दूसरा क्या एलिजिबल एसएससी क्या है? वो है नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 4410A, ये सारे इनको भी बाहर करा गया। हमें समझने वाली बात ये है कि ये जो हमें कह रहा है सेक्शन, अभी जो हमने पिछला पढ़ा 44 ए डी ए बी, वो कहता था कि अगर आप 44 ए डी के सबसेक्शन 4 में कवर हो गए तो आपको 44 ए बी के अंदर टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। तो हम 44 ए डी 4 सबसेक्शन 4 जो पढ़ रहे हैं उसमें हमें देखना है कि कब मैंडेटरी हो जाएगा। एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, मतलब वो क्या कर रहा था? 44 एडी के अंदर 6% 8% दिखा रहा था, लेकिन एंड ही डिक्लेयर प्रॉफिट फॉर एनी 5 असेसमेंट ईयर relevant to the previous year succeeding such previous year not in accordance with the provision of subsection 1। अभी तक वो 44 एडी में दिखा रहा था, लेकिन अब जो है वो एनी 5 असेसमेंट ईयर सक्सीडिंग बाद के किसमें नहीं दिखा रहा? वो सबसेक्शन 1 मतलब 44 एडी में नहीं दिखा रहा। एनी वर्ड यूज करा गया यहाँ पे 5 में, एनी ऑफ द 5 असेसमेंट ईयर में वो नहीं दिखा रहा 44 एडी, तो उसमें क्या करना है? ही शैल नॉट एलिजिबल टू क्लेम बेनिफिट ऑफ द दिस प्रोविजन, उसको 44 एडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? कब तक वो 44 एडी क्लेम नहीं कर सकता? 5 असेसमेंट ईयर तक, अगले 5 असेसमेंट ईयर तक वो जो है 44 एडी क्लेम नहीं कर सकता, राइट। इन विच प्रॉफिट हैज नॉट डिक्लेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस प्रोविजन। जहां पे उसने 44 एडी छोड़ा वहां पे उसको जो है 44 44 एडी सबसेक्शन 4 अट्रैक्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो अट्रैक्ट हो गया तो 44 एबी क्या कह रहा था कि 44 एडी का सबसेक्शन 4 अट्रैक्ट होता है तो भैया आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 44 एडी छोड़ रहे हैं यहाँ पे हमारा टैक्स ऑडिट की इम्प्लीकेशन आ गई। आप प्लीज अपना व्यू इसमें जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये अभी तक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज जो है निकल के आ रहे हैं इस पॉइंट पे। हमें बेटर है इसको क्लैरिफाई करें। आप कमेंट बॉक्स पे इसके लिए जो है आपका जो व्यू है आप मेंशन कीजिए। आप मेल कर सकते हैं
textgupshup@gmail.com पे आप जो है अपना सुझाव, आपकी जो इसके प्रति जो भी आपकी प्रक्रिया है, जो भी आप सोचते हैं इस सेक्शन के प्रति, तो आप जो है उसमें प्लीज मेंशन कीजिए। हम सब इसको एक बार डिस्कशन करेंगे और निकाल के आते हैं, ताकि सबका व्यू जो है सिमिलर हो। अगर ये कॉन्ट्राडिक्टरी हमारे बीच में ये कंफ्यूजन क्रिएट रहेगी, तो हम कैसे जो है रिजल्ट पे पहुंचेंगे, राइट। अब इसका सबसेक्शन 5 भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। क्यों बन जाता है? ये कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। वो कहता है ऊपर के सेक्शन नॉट विद स्टैंडिंग ओवररूल कर देता है उसको, और कहता है एनी एलिजिबल एसएससी जिसके ऊपर सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल है। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? अभी हमने पूरा सेक्शन पढ़ा है सबसेक्शन 4। क्या कहता है कि जो 44 एडी क्लेम कर रहा था, लेकिन उसने 44 एडी क्लेम नहीं किया बाद में, और उसके सब्सिक्वेंट, तो वो अगले 5 साल तक जो है 44 ए डी जो है वो क्लेम नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे कहता है कि अगर एलिजिबल एसएससी जिसके ऊपर सबसेक्शन 4 लग गया, जिसके ऊपर सबसेक्शन लग गया, वो क्या करना है? और ये तो हम लेके चल ही रहे हैं कि उसकी इनकम जो है वो मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जो कि 2.5 लाख है, उससे अबव होगी। ये हम मान के ही चल रहे हैं, ठीक है ना, ये हम मान के ही चल रहे हैं। तो कह रहा है जिसके ऊपर सबसेक्शन 4 लग गया, उसको क्या करना है? उसको शेल है, मैंडेटरी है, यहाँ पे ध्यान में रखना। कीप एंड मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 44AA। उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी, मैंडेटरी हो गया उसके लिए। एंड यहाँ पे पढ़ो, मेन तो खेल ये है, एंड गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड एंड फर्निश रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44AB। वहां पे 44AB ने क्या करा? उसने कहा कि अगर 44AD के अंदर सबसेक्शन 4 में फॉल कर जाते हो, तो आपके लिए ऑडिट मैंडेटरी है। सबसेक्शन 5 क्या कहता है? कि जिसके ऊपर सेक्शन 44AD सबसेक्शन 4 लग गया, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, साथ ही साथ ऑडिट भी करानी है। मतलब अब उसको सेक्शन 44AD छोड़ने पे क्या हो गया? एक तो उसको क्या करना है? ऑडिट करानी है उस साल, 44AD में कवर हो गया। और सब सेक्शन 5 क्या कहता है? 44AD का 44AB में कवर हो गया ना। तो क्यों कवर हो गया? क्योंकि 44AD सबसेक्शन 4 के अंदर आ गया, इसलिए सेक्शन 44AB के क्लॉज नंबर ई में कवर हो गया। लेकिन 44 जो है 44AD सबसेक्शन 5 क्या कहता है? कि अगर 4 एप्लीकेबल है, तो भैया 4 एप्लीकेबल हो गया, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनाओ और ऑडिट भी कराओ। अब बात आती है कितने साल तक? अब क्योंकि ये तो 5 साल तक जो है यहाँ क्लेम नहीं कर सकता। यहाँ पे लिखा है जो इस प्रोविजन में आ गया, वो जो है 5 साल तक क्लेम ही नहीं कर पाएगा। ये देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, shall not be eligible to claim benefit of the provision for 5 assessment year subsequent to the assessment year। तो क्लेम ही नहीं कर सकता। तो 5 साल तक एक सेक्शन छोड़ने की उसको इतनी बड़ी सजा कि अगले 5 साल तक उसको ऑडिट जो है यहाँ पे 44AB सबसेक्शन 5 की, 44AD सबसेक्शन 5 की वजह से यहाँ पे उसकी बन जाएगी। तो आप अपना व्यू जो है इस पे जरूर दीजिए कि आप क्या इसके लिए सोचते हैं, क्या आपकी जो है प्रक्रिया है इस पे। सबसेक्शन 6 तो ठीक है, ये पहले भी था कि यहाँ पे 44A ये जो है प्रोफेशन के लिए नहीं है, और जो है कमीशन और ब्रोकरेज इनका 44AD क्लेम नहीं कर सकता, एजेंसी वाला नहीं कर सकता है, ठीक है। बात है 4 और 5 समझने वाली, ठीक है ना। ये इसको जो हमने डिटेल में डिस्कशन करी, आपकी क्या राय है? प्लीज इस पे जो है डिस्कशन, आपकी कमेंट का जो है इस पे जरूर इंतजार रहेगा। प्लीज इसमें कमेंट जरूर दीजिए, और प्लीज इसमें मेल कीजिए इसके लिए कि हमें आपका क्या क्रक्स निकल रहा है। क्योंकि मेजोरिटी की जो राय होती है ना, वो उससे पता लग जाता है कि कितना प्रोविजन जो है हमारे को क्लियर हो गया है। तो प्लीज इसमें जरूर आपने अपनी राय देनी है जो भी हमने पढ़ा। और कोई इसमें कंफ्यूजन लगती है तो प्लीज डिस्कशन की जरूर कीजिए, आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए, आप मेल कीजिए, इसको फर्दर जो है क्लैरिफाई करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, दोबारा से अलग से जो है इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, और दोबारा से जो है इसको लेके चलेंगे। ये जो सेक्शन है दो, जो इसका कोरिलेशन बनता है 44AB सबसेक्शन 44A का क्लॉज नंबर ई वर्सेस 44AD क्लॉज नंबर 4, सॉरी सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5, इनका जो कोरिलेशन है इसको और डीपली डिस्कशन करेंगे और विद एग्जांपल्स करेंगे।
विद एग्जाम्पल करेंगे। एक काम करते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इसके एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ पे इसके डिस्कशन को क्लोज करते हैं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में आप जरूर देखिएगा इसका पार्ट 2, यहाँ पे उसमें हम एग्जाम्पल में लेके चलेंगे कि कैसे कैसे जो है 44 ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है, और कौन से केसेस में ऑडिट एप्लीकेबल 3% 4%, ऐसे एग्जाम्पल लेके चलेंगे, और वहां पे देखेंगे कि हमारे ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल कौन से केस में हो रही है, कौन से केस में नहीं हो रही, राइट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट की तरफ। होप आज की ये डिस्कशन आपको पूरी जो है क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिएगा, और आप मेल भी कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की सिमिलर वीडियोज़ जो है हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, राइट। तो आज की इस डिस्कशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।